हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हमारी सिक्स्थ क्लास है और हम सिक्स्थ क्लास के अंदर आज हमें अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है। याद करो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। मैंने 21 क्वेश्चन करके दिया था और मैंने एक नेट से निकाल के क्वेश्चन दिया था। वो आपका हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, मुझे पता है क्योंकि उसके नीचे सोल्यूशन था, आपने देख लिया होगा, उसमें आप माहिर हो। दूसरी बात, 21वां क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो मैं आपको 21वां क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन मुझे आपको कराना है। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टार्ट करा था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके अंदर हमारे तीन टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक थे, लाइन चार्ट डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम और लाइन चार्ट डायग्राम हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। आज की क्लास में हमें बार डायग्राम सीखना है अच्छे से और क्वेश्चन के होमवर्क के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो सर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा सोल्यूशन, पहले पढ़ लेते हैं। कहता कॉस्ट ऑफ शुगर इन मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल हेड है, लेबर हेड है, डायरेक्ट प्रोडक्शन हेड है, अदर। तो अगर आपने हमारी कॉस्टिंग की वीडियो ली होगी तो आपको इस सब के बारे में मालूम होगा अच्छे से कि क्या होते हैं। अगर नहीं ली तो कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें अभी इसके स्टैट्स के अंदर इनसे मतलब नहीं, हमें तो हेड से मतलब है। हमने कहा रॉ मटेरियल आता है 12 रुपए का, 20 का, 35 का, 23 यूनिट में है, रुपए में नहीं है, यूनिट में। मतलब रॉ मटेरियल कितनी यूनिट आता है, 12 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 23 यूनिट, 33 और 23। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ द, हमें डिफरेंस का मतलब होता है सर माइनस। क्या होता है डिफरेंस का मतलब? माइनस होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। किसका? लार्जेस्ट कंपोनेंट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट के बीच का डिफरेंस। अब जो कंपोनेंट हो गया वो किस में होंगे? डिग्री में। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे ये यूनिट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मुझे बताना है इसमें से आंसर कौन सा है। ठीक है, तो यहां मैंने आपके लिए आंसर दे रहा है। सामने देखिए, आपके पास सबसे पहले लिखना है हेड। हेड में आपको लिखना है, हेड में आपके कौन कौन से हेड थे? रॉ मटेरियल हेड था, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन और अदर, ये हेड थे। फिर आपको लिखना कॉस्ट ऑफ शुगर इन यूनिट कर देना है, इनको यूनिट में है सारी की सारी, तो 90 यूनिट है टोटल। ऐड करने के बाद अब सर आपको याद होगा कि हमने कहा 90 यूनिट किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर? तो 360 डिवाइड बाई 90। और 12 यूनिट कितने के बराबर? मल्टीप्लाई बाय। कल की क्लास याद है आपको पूरी? ठीक है सर, तो ये हमने कहा कि भैया इतने डिग्री के बाद, तो हमने सारा 12 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई बाय 360 सारा करके इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया सभी। 48 डिग्री, 80 डिग्री, 140 डिग्री और 90। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में सीखा था कि ऐसे फॉर्मूला अप्लाई क्यों करा, डिग्री में हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहा था आपसे क्वेश्चन में, अपने आपसे पूछा नहीं था, आपको ये नहीं बनाना था बार डायग्राम बनाओ क्वेश्चन। अब इससे बार डायग्राम बना लो, बार कह रहा हूँ पाई डायग्राम बना लोगे सर? बना तो लेंगे, पाई डायग्राम सिंपल है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताओ डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। हमने कहा लार्जेस्ट कंपोनेंट माइनस स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। लार्जेस्ट आपके पास 140 है, चेक करो यहाँ पर 140, और स्मॉलेस्ट आपके 40 है, दोनों का डिफरेंस आएगा 92, और यही 92 आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आंसर में हमने टिक लगा दिया, आंसर है हमारा 92 डिग्री। समझ में आया? अगर इससे बोला कि भाई पाई डायग्राम बनाओ, तो क्या आप पाई डायग्राम बना सकते हो? हाँ सर, पाई डायग्राम आराम से बना सकते हैं। तो सर वो नेट वाला क्वेश्चन हो गया होगा, मैं मान कर चल रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन था। और दूसरी बात, उसमें आंसर भी दे रखा था। अब इसका आंसर नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी अभी धीरे धीरे भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए जाएंगे, बिना क्वेश्चन छोड़े हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने कसम खा रखी है। अब हमें पता है क्या करना है दोस्तों, अब हम मेरी बात को ध्यान समझे। पाई डायग्राम का क्वेश्चन बहुत कम है, तो मैंने पेपर में जो क्वेश्चन आया था पाई डायग्राम का, मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। विद पाई डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 21 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर लिया है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर आप नहीं कर पाए, थोड़ा प्रॉब्लम आई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा ध्यान सुनो, मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखो सर, आपको ना हर बार ट्रिक नहीं लगानी। अगर क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो सर उस टाइम में थोड़ा बड़ा करते रहूंगा, इतना बड़ा तो ना करूंगा। उस टाइम हमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर 90 डिग्री आ जाए। अब वो ट्रिक सीखना जरा। आपको बताना क्या है मेनली, अगर आपको बोला है पाई डायग्राम बनाओ, तो ये बड़ा क्वेश्चन में आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको बोला है डिफरेंस बताओ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का, तो ये 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा, बस उससे ज्यादा नहीं आएगा। उसके अंदर सॉल्व नहीं करने होते, सिर्फ आंसर देना होता है। अब वो देखना कैसे करोगे। आपको हमेशा किसका होता है? लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का मतलब डिग्री में। तो पहले यूनिट का लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ले लो। अच्छा, यूनिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? यूनिट का डिफरेंस क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। यूनिट, आपको ये क्वेश्चन उतारना है, मैं इसमें ही कर देता हूं। अल्टरनेटिव अगर 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का, तो आपको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आपने क्या करना है, पहले डिफरेंस ऑफ यूनिट ले लेना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के।
डिफरेंस ऑफ यूनिट कैलकुलेटर में जल्दी से करोगे, लार्जेस्ट यूनिट आपके पास 35 और स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास 12 है। अब इसका जो डिफरेंस आएगा 13, ये किस में आया? यूनिट में आया। अब जो यूनिट में आया इस यूनिट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिग्री में। इस यूनिट को किससे कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों? डिग्री में। 13 नहीं 23 आया, 23 यूनिट। अब जैसे इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे सर हमारा आंसर आ जाएगा। अब डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने बताया था आपको 23 यूनिट है डिवाइडेड बाय, डिग्री में आंसर कितना आएगा? मैंने कहा 23 यूनिट है डिवाइडेड बाय 90 यूनिट टोटल है और मल्टीप्लाई बाय 360, वही तो करते हैं। तो बताना कितना हो गया? 23 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटर में 92 डिग्री आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये कर लोगे या नहीं करोगे? कर लेंगे सर। ये छोटा डिफरेंस का सम देखो ऐसे भी निकल गया 92 पर। अगर आपको पाई डायग्राम बोला बनाने को तब आपको ऊपर का फॉर्मेट पूरा बनाना है। अगर आपको पाई डायग्राम नहीं बोला, 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो ये कहीं भी सॉल्व कर दो, चाहे पेपर में कर दो चाहे पेपर में मत करो। अगर आपने आंसर सही दिया आपके पूरे नंबर से मिलेंगे। पेपर में सोल्यूशन के आंसर नहीं देने होते। ठीक है, चलो मतलब लिख कर नहीं देने होते, टिक लगा कर देने होते। तो अभी हमें कौन सा क्वेश्चन करना है मेनली? अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो करना है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। दोस्तों तो हमने देखो जून 19 का पेपर खोल लिया, आपको दिख रहा होगा जून 19 का हमारा पेपर है। ठीक है, तो जून 19 का सेक्शन ए हमारा मैथ होता है, आपको ये पता ही है। सेक्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? स्टैट्स, और स्टैट में एमसीक्यू होंगे, पर हम जा रहे हैं आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन के अंदर। और आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन के अंदर यहां से चालू आंसर एनी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहां से चालू है, जिसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना जरा आप, ड्रॉ अ पाई चार्ट। आया या नहीं आया? सर आया। टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डाटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ सर्टेन वीक अंडर द डिफरेंट हैंड इन अ शुगर फैक्ट्री। ठीक, तो रॉ मटेरियल दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इनको अमाउंट को दे रखा है। अब उसको क्या बनाना है? इसको हमें बनाना है किसमें? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों मुझे पता है हम अपने स्कैनर को भी कंप्लीट कर रहे हैं साथ के साथ। सर बाद का कोई सिस्टम नहीं है, अभी करेंगे साथ के साथ एक चीज। पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैं आपको स्कैनर दिखाऊंगा, देखना सारे क्वेश्चन हम कर देंगे स्कैनर के पहले चैप्टर के। और पहला क्वेश्चन आपको जरूर करना है पेपर के अंदर, ये करना ही करना है। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहला क्वेश्चन आपको जरूर करना है पेपर के अंदर। फ्री फंड के 6 नंबर होते हैं, बताओ 6 नंबर मिल गए पाई चार्ट बनाने के, बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जून 19 पेपर का है, जून 19 का पेपर हुआ था, उस पेपर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको कह रहा है हेड्स इन शुगर फैक्ट्री, ये लिख देंगे। हेड्स इन शुगर फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर, ये दे रखा है आपको रुपीज में। तो कहीं पर भी हो हमें तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। एंगल ऑफ अ सर्कल, एंगल ऑफ द सर्कल में कन्वर्ट करना है, यही था। हेड के नाम लिख लेते हैं। अब हेड बताओ कौन कौन से हैं। हेड आपके पास है रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन। सबसे पहला हेड है रॉ मटेरियल, मेरे साथ करेंगे साथ साथ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ लेबर है, डायरेक्ट प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन और अदर्स। ठीक है, तो इसका अमाउंट भी लिख लेते हैं। अमाउंट दे रखा है आपको 38,400, 30,720, 38,400, 30,720, 11,520, 15,360, 11,520, 15,360।
यहाँ तो मैंने क्वेश्चन उतार दिया सर, अब मुझे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे डायरेक्ट पाई चार्ट बनाना है। अब जरा दोस्तों आप अपने आप करके दिखाओ ये क्वेश्चन। यहाँ मैं टोटल कह दूंगा, और जब ये क्वेश्चन कर लोगे ना तब ये आंसर देख लेना, ठीक है। तो आप करो साथ साथ, मैं भी करता हूं, बट आपको यहाँ नहीं देखना, आप अपने आप से करोगे। टोटल करोगे कैलकुलेटर में जाकर 38,400 प्लस 3,720 प्लस 11,520 प्लस 15,360, ये आया 96,000। आप कैसे करते हैं, 38,400 डिवाइडेड बाई 96,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इधर 30,720 डिवाइडेड बाय 96,000 इंटू 360 डिग्री, 11,520 डिवाइडेड बाय 96,000 इंटू 360, और 15,360 डिवाइडेड बाय 96,000 इंटू 360। जो भी आंसर आएगा वो उसका टोटल 360 डिग्री होगा। लिख दे आंसर अब। तो दोस्तों ये आपके पास आंसर सामने दिख रहा है और आपका भी मैच कर रहा है। अब आप पाई डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। तो पाई डायग्राम के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। सबसे पहले आप पेंसिल से या फिर किससे इसके 4 टुकड़े कर दो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक। अब ये देखो किस चीज की से 2 बन रहा है। देखो 115 मतलब 90 की कुछ ज्यादा है, 43.2 है और 57.6 है। तो या तो देख लो 90 बन रहा है या 180 बन रहा है। तो 115.2 प्लस 57.6, तो ये करीब 172.8, 180 के बीच में बन रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का वो कर दूं, मैंने कहा सर यहां से तो यहां तक 172 ये रहा, यहां पर करीब होगा क्योंकि 180 पूरा है, ये 180 तक है, तो यहां 172 होगा। तो यहां से यहां तक तो 2 चीजें आ गई, एक तो 115 वाला, एक आ गया 57 वाला। अब 115 90 से कुछ ज्यादा होगा, तो यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, तो 115 ये होगा सर। आ रही बातें समझ में आपको कैसे करना है? नहीं तो अपने हिसाब से डी से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं कि पहले 90 और 180 के कुछ स्लैब देख लो। आपको देख लो कि अब देखो मैंने 2 का टोटल करा और 2 का टोटल मेरा आ गया 115 और 57.6 आ गया 190, 172, 180 के बीच में करीब आ गया, ठीक। अब जब ये आया तो मैंने क्या करा, भाई मैंने कहा देखो 90 डिग्री है और 90 से कुछ ज्यादा है 115, तो ये तो हो गया 115 डिग्री टोटल। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, अब आपको 115 दिखा और मैंने यहां से हटा दिया इसको, तो ये आपके पास दिखा 115 डिग्री और यहां दिखा 57.6 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहां आपके पास 115 और यहां आपके पास 57.6 डिग्री मिल गया, ठीक है। इसके बाद अब रह गया कौन सा, 144 डिग्री और 43.2। आपको पता है 43.2 छोटा ही होगा, तो 190 ये रहा, तो ध्यान सुनना 90 ये रहा, टोटल में 90 था, 90 इधर है, इधर ऐसे करके जब 90 ये टोटल में है तो इसका आधा कितना होगा 45, इसका आधा कितना होगा 45, और आधा जब 45 होगा तो उस आधे से भी कम है ये 43, तो आधे से कम है, ज्यादा कम नहीं है, बस इतना ही कम है 43। तो ये आपके पास 43 वाला बन जाएगा यहाँ पर, और बाकी सब क्या बन जाएगा, बाकी सब बन जाएगा 144 डिग्री। तो ये 144 डिग्री का हो गया और ये 43 पॉइंट कुछ का हो गया, कितना है 43.2 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके पास ऐसे कुछ तरीका होता है विदाउट डी हमें करने का, हमें थोड़ा ना मेजरमेंट करना होता है, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा मेजरमेंट करके हम बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बना पाए, तो एक्यूरेट तो डी से बनेगा, पर उतना लमसम अप्रोक्सीमेटली बना दिया, उल्टा सीधा नहीं दिख रहा। आप पता कैसे बनाओगे, आप कहोगे देखो ये आपके पास 144 हो गया, थोड़ा बड़ा बना दिया, और 115 आपने यहां बना दिया, और आपको बना दिया 43 आपके यहां बना दिया, और 57 आपको बना, तो आपको ऐसा दिख तो रहा है, गलत तो नहीं होगा, पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है कि देखो 144 थोड़ा ऐसा लग रहा है, जबकि 144 ज्यादा होना चाहिए था। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो एक तरीका होता है बनाने का, है ना, तो उस तरीके को हमने फॉलो करा और मैंने आपको सिखाया कि पाई चार्ट विदाउट डी कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बन जाएगा,
ठीक है, बस ज्यादा भी एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेसी लाने के लिए तो हमें डी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बट वैसे भी अगर आप डी में मैच करोगे तो थोड़ा इधर उधर होगा, बट बिल्कुल सही होगा ये। और ये बिल्कुल पाई चार्ट बिल्कुल बढ़िया सा है, पाई चार्ट, पाई डायग्राम। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक पेपर का क्वेश्चन भी करा है, तो हमने स्कैनर क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हमें मेनली क्या करना है, अब हमें मेनली जो करना है वो करना है बार डायग्राम। और बार डायग्राम थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, उसको ध्यान समझते हुए चलना है। हेडिंग बनाएंगे बार डायग्राम, और आज की क्लास में पूरा बार डायग्राम सीखकर चैप्टर नंबर 2 को खत्म करेंगे। तो हमने कुछ प्रैक्टिकल भी करे इस बार, थोड़ा सही लगा, नहीं तो काफी टाइम से हम थ्योरी ही पढ़ रहे थे। बार डायग्राम, बार डायग्राम के पहले मैं नोटिंग कर देता हूं कुछ आपके लिए, फिर आप नोटिंग को उतार लेना, और नोटिंग को उतारने के बाद हम आगे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बार डायग्राम एक्चुअल में कहता क्या और क्या करते हैं, कैसे बनता है, कितने टाइप्स के बार डायग्राम होते हैं ना। तो काफी बड़ा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर करीब आपकी जो क्लासेस का टाइम लग जाएगा, आधा घंटा बार डायग्राम सीखने में यहाँ पर लग जाएगा हमें, ठीक है सर। तो दोस्तों हमें स्टार्ट करना है बार डायग्राम, और बार डायग्राम की मैंने आपको नोटिंग दे दी है। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा, जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इतना नोट कर लो, फिर आगे जब मैं पढ़ाते जाऊंगा फिर और नोट करते जाना, ठीक है। तो साथ साथ नोट करते जाना, पहले इतना नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, और पॉज करने के बाद अब नोट करने के बाद मेरी बातों को सुने ध्यान से। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इससे कुछ नहीं आता पेपर के अंदर, बस क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैं करा रहा हूँ, वरना मैं कराता नहीं इसको सर, इसके भी अब आता नहीं है कुछ, और जितना मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इनफ है, क्योंकि आया नहीं आज तक। बार डायग्राम पेपर में नहीं आता, हिस्टोग्राम काफी बार पेपर में आ जाता है, तो बार डायग्राम का अगर आ गया तो 10 साल में एक बार आ गया, 2 बार आ गया बस, तो ठीक है। तो ये देते नहीं है खास करके, क्योंकि होता नहीं है, सिंपल बिल्कुल घटिया सा कंसेप्ट है। देखो बार डायग्राम क्या है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज बार डायग्राम। कह भी रहा है बार डायग्राम क्या है, एक सिंपल टाइप ऑफ ग्राफ जो होगा वही बार डायग्राम है। सिंपल टाइप ऑफ ग्राफ जो होगा वो बार डायग्राम है। तो बार डायग्राम क्या है, एक सिंपल टाइप ऑफ ग्राफ है। कैसे है ये, अभी ये वाली लाइन अगर ये आता है पेपर के अंदर 1 नंबर 2 नंबर का, वो ये वाली लाइन पूछेगा आपसे, इट इज स्पेशली यूजफुल इन कंपेयरिंग क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा ऑफ डिस्क्रीट टाइप। अब ये डिस्क्रीट टाइप किसे कहते हैं, अगले चैप्टर में है सर, इस चैप्टर में नहीं बता सकता। डिस्क्रीट टाइप का मतलब अगले चैप्टर में है। तो सर ये स्पेशली यूज करा जाता है क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा जो डिस्क्रीट टाइप के हैं। अब डिस्क्रीट टाइप क्या होगा तभी पता चलेगा, इसलिए अगले कंसेप्ट में जाकर जब डिस्क्रीट टाइप बताऊंगा तब यहां पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी बस इतना समझो, बार डायग्राम स्पेशली उस कंपेयरिंग करने के लिए यूजफुल है। कंपेयरिंग कौन से डाटा को, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ डाटा, और वो कौन से होने चाहिए, डिस्क्रीट टाइप के होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टाइप के नहीं होने चाहिए। डिस्क्रीट टाइप के डाटा के कंपैरिजन में आता है ये, ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरी बात, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से करें, इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, अगर पेपर में आएगा तो ये पूछेगा आपसे। फिर कह रहा अब बार डायग्राम इज अ ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ है ऑन विच द डाटा आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बार। बार कैसे, एक डब्बे की तरह होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके, मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे करके देखा है आपने नीचे, ये देखो ये है। तो ये जो बार डायग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है डाटा को बार की फॉर्म में, एक ऐसे करके बार की फॉर्म में इस डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक तो यहां पर क्लियर हो गया। तो एक सिंपल टाइप ऑफ ग्राफ होता है, कंपेयरिंग करने के लिए यूजफुल होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा सिर्फ डिस्क्रीट टाइप ऑफ सीरीज की। बार डायग्राम ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करता है इन अ फॉर्म ऑफ बार की फॉर्म में। द लेंथ ऑफ द डाटा बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इट्स रिप्रेजेंट। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो डाटा जो बार है उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ती हुई चली जाएगी। देखा होगा कोई बार छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से वो बढ़ती घटती रहती है। जैसे मैंने कहा 2010 में पॉपुलेशन 20,000 है तो 20,000 पे छुएगा, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर 2010 में पॉपुलेशन, अब उसके बाद पॉपुलेशन बढ़कर 1 लाख हो गई तो 1 लाख को जाकर, तो वैल्यू चेंज हो रही है तो लेंथ, बार की लेंथ भी चेंज होती चली जा रही है। तो देखना बार में भी ड्रॉन आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो तो उसको नाम देंगे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, अगर आप वर्टिकल बना रहे हो तो उसको नाम देंगे वर्टिकल बार डायग्राम। सिंपल है, इतना ही चीजें लिखनी है, इतनी ही बातें करनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो मैंने आपको इसमें लाइन में बताई, कंपेयर करने के। क्वेश्चन में अगर आएगा तो ये पूछेगा आपसे कि बताओ बार डायग्राम क्यों बनाते हैं, कंपेयरिंग फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, सिर्फ ऐसे लिखेगा।
बार डायग्राम इज यूजफुल इन, क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, क्या आएगा, बार डायग्राम इज यूजफुल इन कंपेयरिंग क्वालिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव डाटा ऑफ कंटीन्यूअस टाइप। तो आपको लिखना है फॉल्स, नहीं डिस्क्रिप्ट टाइप के कंपैरिजन में आता है, बच्चा पढ़ता नहीं पूरा ढंग से, तो ध्यान से पढ़ते हुए क्वेश्चन को देना है, ठीक है दोस्तों। अब देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, टोटल कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के हैं सर बार डायग्राम, 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम आगे देखो कैसे दिखता है, सबसे आपने जो बचपन से बनाते हुए चले थे आप सिंपल बार डायग्राम ही बनाया है, आपने बचपन से जो आपने बनाया है वो क्या बनाया है, सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, तो 6 टाइप के बार डायग्राम है दोस्तों। तो 6 टाइप के बार डायग्राम को आपको बिल्कुल याद नहीं करना, याद नहीं करना दोस्तों। इसमें आपको करना क्या है वो सुनो, इसमें आपको पिक्चर्स को देखनी है और समझना है कि कौन सी पिक्चर का नाम क्या था, बस अगर आएगा तो ये आएगा बस। कह रहा सिंपल बार डायग्राम किसे कहते हैं, सिंपल बार डायग्राम इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर आइटम रिलेटेड टू वन वेरिएबल। ध्यान समझना सर, सिंपल बार डायग्राम जो होता है ना, एक ही वैल्यू को करता है, एक वैल्यू के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को, मतलब वेरिएबल एक होता है सर यहाँ पर। अब वेरिएबल एक होने का मतलब सर आपको समझ ही नहीं आएगा वेरिएबल एक कैसे समझ, इसका मतलब यह है कि देखो जब हम बात सिंपल बार डायग्राम की करते हैं तो कंपेयर करता है एक से ज्यादा रिलेटेड आइटम को जो एक ही वेरिएबल पे है। जैसे कि मैंने कहा सर प्याज का भाव, ठीक है, तो प्याज का भाव दिन पर दिन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ऐसे ही करेगा। तो पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ प्याज का भाव। अगर मैं बता रहा हूं प्याज और आलू दोनों का भाव क्या है, तो उस केस के अंदर सिंपल नहीं फिर मल्टीपल ग्रुप बार डायग्राम यूज होगा, यहां पर ये यूज होगा उस केस के अंदर, सिंपल नहीं होगा। तो सिंपल कब होता है, जब वेरिएबल एक होता है और एक से ज्यादा रिलेटेड आइटम को कंपेयर करने में, कंपेयर तो कंपेयर कैसे करें, 2010 का डाटा और 2011 का डाटा, पर वेरिएबल क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू है सिर्फ प्याज, ठीक है। अगर वैल्यू है सिर्फ मोटर कार, और मोटर कार को देखो तो हमने कहा मोटर कार और बाइक के कंपैरिजन देखते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल 2 हो गए, मोटर कार और बाइक, तो इस केस के अंदर मल्टीपल बार डायग्राम यूज होगा। तो इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये एक वेरिएबल पे बात करता है, 2 वेरिएबल बात नहीं करता, इसलिए मल्टीपल ग्रुप बार डायग्राम बनाया गया जो 2 वेरिएबल बात करेगा, ठीक है। तो ऐसे देखो मैंने कहा कि मान लो इस केस के अंदर ये 2000 ये 2 लाख है, यहां पर जो है ये 1.5 लाख है, यहां पर थोड़ा और नीचे 1.4 लाख है, उसके ऊपर यहां पर है 1.8 लाख। तो मैंने कहा 2018 में ये इतना चले गया, मतलब सेल कितनी हुई, 2 लाख की हुई। मोटर कार की बात कर रहा मैंने, 2019 में सेल थोड़ी कम हो गई, 2020 में सेल इतनी, 2021 में सेल इतनी हो गई। आप समझ में आ रहा है आपको। तो देखो ये क्या है, सिंपल वेरिएबल क्या है, सिर्फ मोटर कार। अब हमने बात करी जब मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम की, इट इज यूज्ड व्हेन अ नंबर ऑफ आइटम आर टू बी कंपेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 2, 3 और मोर वेरिएबल। हमने कहा देखो ये वाला चार्ट मेरा कार का है और ये मेरा बाइक का है, तो भाई 2018 में कार का जो था, कार इतनी की थी, इतनी कार सेल हुई, 2 लाख सेल, और यहाँ पर कार बाइक के मुकाबले कार 5 लाख सेल हुई। समझ में आ रहा है आपको ये। जैसे कि मैंने कहा ये कार का जो है 2019 में कार कितनी रही, कार 6 लाख पे पहुंच गई, कार 6 लाख पे पहुंच गई, और ये बाइक भी बढ़कर कितनी हो गई, 3 लाख पे पहुंच गई। अब 2020 में कार घटकर, अब देखो ये जो डायग्राम है ये एक वेरिएबल को नहीं, कार और बाइक दोनों को बता रहा है एक ही डायग्राम में, इसी को कहते हैं मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम, ठीक है जी। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें एक वेरिएबल होता है सिर्फ कार ही कार या तो बाइक ही बाइक, उसके अंदर बाइक और कार दोनों के दोनों, अब वो कुछ भी हो सकता है। सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम, और कंपोनेंट बार डायग्राम ये वो डायग्राम होता है हु इज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग अ सिंगल बार डायग्राम इनटू, डिवाइड कर देता है, मतलब एक सिंगल बार डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, एक ये, बट ये जो भी पार्ट होगा वो क्वांटिटी में होगा, परसेंटेज में नहीं। अगर ये पार्ट जो डिवाइड कर रहे हैं वो परसेंटेज में हो जाए तो इसके लिए नया बन जाता है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड का मतलब ही ये हुआ कि एक पूरे बार डायग्राम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब वो जरूरी नहीं है तो इक्वल नहीं बोला, बस 2 भाग में डिवाइड करा, अब वो छोटा बड़ा हो सकता है। ये दोनों भाग होंगे ये आपस में 100% होंगे। तो अगर हमने कहा क्वांटिटी में डिवाइड कर रहे हो तो उसका नाम पड़ेगा सब डिवाइडेड कंपोनेंट बार डायग्राम, और जब आप बात कर रहे हो परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हो तो उसका नाम पड़ेगा परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। दोनों का समझ में आया। अब ये बात कर रहा है कि जो ये वाला आइटम है, ये आप कहोगे भैया ये 70 30 टोटल 100, नहीं, इसका मतलब ध्यान सुनो कि इसका पूरा वैल्यू 100 है, ये पूरा 100 हो सकता है, और ये वाला भी पूरा 100 हो सकता है, सेम एज इट इज ये भी पूरा 100 हो सकता है और ये भी पूरा 100 हो सकता है। दोनों जब डिवाइड करेंगे तो दोनों 100 का आधा नहीं होगा,
100 होगा दोनों आपस में। तो यही बात वहां लिखी, इट कंसिस्ट वन और मोर देन वन बार वेयर ईच बार टोटल इज 100%। ये मैं नहीं लिख रहा सर, ये आपकी बुक में दे रखा है, और बुक में सिर्फ डिफाइन इतने तक करा है। इसके बाद आप जो देखोगे ना, ये 5 और छोटा डिवाइस डेविएशन और बायलेटरल बार डायग्राम, तो इसके अंदर ना इसको बस आप नजर मारो बस कि थोड़ा ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। जब ये ऐसी बात का डायग्राम करेगा तो इस डायग्राम को बोलते हैं बायलेटरल। मतलब एक एक्सेस की तरफ, एक पॉजिटिव तरफ जा रहा है, एक नेगेटिव तरफ जा रहा है, तो मतलब दो डाटा को दिखा रहा है। मान लो ये इनकम शो कर रहा है और ये खर्चे को शो कर रहा है, हो सकता है तो खर्चा बढ़ता जा रहा है, इनकम भी बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है और इनकम यहां पर कम होगी, तो ऐसे शो कर सकता है ये। ठीक है सर दोस्तों। एक है ब्रोकर, देखो आपके बारे में इस पेपर में नहीं आएगा, ये बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं कह रहा हूं पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो पेपर में आएगा मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में क्या आता है। दोस्तों विश्वास आपको मुझे करना होगा। ब्रोकन बार डायग्राम, बार क्या होता है जिसके अंदर ऐसा कुछ नजर आता है, जैसे ये ब्रोक दिख रहा है आपको बीच में, ये आपको ब्रोक दिख रहा है बीच में, ऐसे नजर आएगा। सर ये यूज कहां करते हैं? ये यूज होता ही नहीं कहीं पर भी ज्यादातर, बट बहुत ही कम जगह पर ये यूज होता है। इसका हमें जानना भी कोशिश नहीं करनी है कि कहां पर यूज होता है, क्या करना है, बट हमें ये जानना है कि दिखता कैसे है। अगर पेपर में आया कि ब्रोकन बार डायग्राम के एक पिक्चर बता देंगे और बताएंगे ये में कौन सा बार डायग्राम है, तो ये बताना पड़ेगा आपको। तो उस केस में मैंने आपको सारे डायग्राम बनाकर दिखाया, जबकि बुक में ऐसा डायग्राम है भी नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास के अंदर टाइम कम लगा, पर हमने यहां पर आज की क्लास के अंदर हमने अपना क्या कंप्लीट कर लिया दोस्तों? हमने अपना चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, स्टडी नोट नंबर 3 का। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे होमवर्क को कंप्लीट करते जाइए। आज का होमवर्क आपके पास कुछ नहीं है, यहां पर कुछ भी ऐसे पॉइंट नहीं है जो मैं इसमें बात, क्योंकि आया ही नहीं पेपर में, तो क्या होमवर्क दूं इसके में। अब जो अगला चैप्टर आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके भी पर क्वेश्चन भी होंगे होमवर्क में। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अगला है वो है अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब आएगा अगला। उसमें से देखना आपके 75% जो टिक मार्क फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ना, सारे सॉल्व हो जाएंगे अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसका एक दो क्वेश्चन मेरे को कराना होगा तो मैं कराऊंगा, देखूंगा जरा, देखता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपको इसमें करा देता हूं। तो दोस्तों मुझे आपको एक बात और बतानी है इसके अंदर, ये जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, ये कंसेप्ट सिलेबस के बाहर का है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो स्कैटर प्लॉट्स है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सर, एक एमसीक्यूज के बेस्ड पर है। स्कैटर प्लॉट के बारे में समझते हैं पहले, है क्या ये स्कैटर प्लॉट, क्या होता है। ये ऐसा प्लॉट होता है जिसके अंदर जब हम लाइन डायग्राम बनाते थे, याद है आपको भी मैंने सिखाया था लाइन बार डायग्राम, बार चार्ट, उसके अंदर क्या करते थे, इसमें पहले पॉइंट पुट करते थे, हमने इसके बाद पे क्वेश्चन भी करा था, और पॉइंट पुट करने के बाद हम लाइन ड्रॉ कर देते थे जहां जहां पॉइंट होता था। बस आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी, जब वो पॉइंट पॉइंट रह जाएगा, इसी को स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ये यूज क्यों करते हैं सर? जब हम दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच का रिलेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटी नहीं आएगी सर, क्वांटिटी मतलब वेट, हाइट, ये सब के बीच का जब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, किसकी, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच का जब हम रिलेशनशिप एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या है, वेट कितना एक बंदे का, इसका कितना, उसका कितना। तो जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल को रिलेशनशिप, दो क्वांटिटेटिव, क्वालिटी नहीं, अगर दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आ जाएगा तो बार डायग्राम यूज होता। अभी सिखाया था मैंने आपको, याद है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, इट इज स्पेशली यूज फॉर कंपेयरिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। बट जब यहां पर बात कर रहा है किसकी, सिर्फ एक की, सिर्फ बात कर रहा है इट इज यूज टू क्वांटिटेटिव, क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा। उसको एग्जामिन करने के लिए यूज में आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट नाम देते हैं इसको कैसे लिखते हैं, स्कैटर डायग्राम। इस पर लाइन ना खींच कर क्या कर देते हैं, पॉइंट 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 खींच कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं स्कैटर डायग्राम। अब इसके भी आप देखो एमसीक्यू है। अब जब हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आप पूरी बुक छान लेना, आपको मिल जाए स्कैटर करके कुछ नाम। तो अब देखो यार 27 क्वेश्चन सर बाहर के भी है, क्या बताए, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके अंदर इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट गंध है, वो अपनी बुक को देखता ही नहीं, इंटर और फाइनल में ज्यादा फोकस करता है, फाउंडेशन में इतना फोकस करता ही नहीं। पता क्या है, 2012 में हर 4 साल में सिलेबस चेंज होता है। पहले 2008 आया सिलेबस, उसके बाद 12 में सिलेबस पूरा चेंज कर दिया इन्होंने, कुछ चीजें घटा दी, फिर 2016 सिलेबस आया। अब 12 में कुछ सिलेबस तो घटा दिया इन्होंने, सिलेबस को तो कैंसिल कर दिया, हटा दिया, पर उसके एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिए। अब सर आपने अगर कंसेप्ट डिलीट कर दिया तो उसके बिहाफ के एमसीक्यू भी तो डिलीट करो, वो छोड़ दिया वहां पर। अब 2012 सिलेबस में स्कैटर प्लॉट सिखाया करते थे, मैंने खुद सिखाया 2012 में स्कैटर प्लॉट। अब 2012 में स्कैटर प्लॉट सिखाया करते थे, जैसे कि जेबेल, आप ना पूरा इसमें देख लेना। आपको एक कंसेप्ट और दिखाता हूं मैं आपको, इधर एक क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जेबेल यूसे बेल, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये मिक्स्ड इन्वर्टेड, ये 2012 सिलेबस की बुक में था।
ये 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही नहीं। और पता है क्या है, क्योंकि ये 2012 सिलेबस के हैं, अब क्या करें, अब मुझे ये क्योंकि बुक में है और मुझे सिखाना पड़ेगा मिक्स्ड इन्वर्टेड जे शेप यू शेप बेल शेप क्या होता है, समझ में आ रहा है। ये 2012 सिलेबस के कंसेप्ट तो डिलीट कर दिए, ये सिखाने को बंद कर दिया, जे शेप यू शेप बेल शेप ये सारी चीजें सिखाना बंद कर दिए, बट इसके एमसीक्यू छोड़ दिया। यहाँ पर 2016 सिलेबस में आपको ये दिखेगा ही नहीं बेल शेप करके। बेल शेप कैसा होता है, ऐसे होता है, देखा होगा आपने, है ना। यू शेप कैसा होता है, ऐसे होता है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हटा दी गई। 2012 की बुक ढूंढना किसी से, वहां देखना सारा मिलेगा आपको ये। तो ये सर क्या हो गया, इंस्टीट्यूट की गलती ये रह गई, उन्होंने कंसेप्ट तो डिलीट कर दिया पर उसके व्याप्त के अभी तक वो डिलीट नहीं करे, क्या एमसीक्यू वगैरह। अब ये देखो, डैश आर यूज्ड व्हेन टू विजुअलाइज एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। बताओ क्या होगा स्कैटर प्लॉट, जबकि हमने सिखाया नहीं था, क्योंकि लाइन तो हो नहीं सकता। लाइन में तो आपको क्या करना होता है, उसका यूजफुल पाई सर्कुलर होता है और ये कंपैरिजन करता है आपके पास ग्राफिकली। और 12 का मैंने आपको सिखाया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव करता है। सबका मैंने यूजफुल बता रहे, कहां कहां यूज होगा आप चेक कर लो। ये कहीं टू क्वांटिटेटिव यूजफुल सिर्फ इसी का है, स्कैटर प्लॉट का, इसलिए ये भी पढ़ाना पड़ा इससे पहले। तो यही यहाँ पर इंस्टीट्यूट की गलती है। अब जो क्वेश्चन मैं छुड़ाऊंगा, अब सर का आप कहोगे सर आपने छुड़वा दिया सिलेबस। नहीं सर, वो छुड़वाया नहीं है, वो 2012 सिलेबस के एमसीक्यू है, उसके कंसेप्ट है ही नहीं बुक के अंदर, तो वो मुझे क्वेश्चन छुड़वाने ही पड़ेंगे। क्या कराऊं, जब कराऊंगा तो अपना सिलेबस छूट जाएगा, जो पेपर में आने वाला है उसको कराते रहूंगा, जो पेपर में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट की गलती समझ में आ गई आपको। इसलिए अगर मैं कुछ क्वेश्चन छुड़वाता हूं या कुछ क्वेश्चन मना करता हूं कि मत करो, तो आंख बंद करके मत करना, क्योंकि वो सिलेबस के पार्ट नहीं होगा हमारा। बट ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, एक बात मैं आपको एक बता दूं कि दोस्तों बार और हिस्टोग्राम, पहले हिस्टोग्राम बाद में आएगा, बार और हिस्टोग्राम में एक डिफरेंस सीख लेना जरूर। बार डायग्राम कभी चिपक के नहीं होता, आपस में नहीं चिपकते, बस हिस्टोग्राम आपस में चिपक के होता है। बार डायग्राम हमेशा एक, जब डायग्राम बनाएंगे, बार बनाएंगे, उसका बीच के बीच में गैप होगा, चाहे कितने टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, मैंने सारे सिखा दिया आपको। कोई भी चिपक के बताया तो बता दो, यहाँ पर देखो इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है। अच्छा, ये जो गैप है ना सर, ये वाला जो ये तो देखो सर, इसको नहीं बोलेंगे गैप, इन दोनों का बीच का बनेंगे। ये तो एक ही, ये तो दो वेरिएबल हैं जो 2018 की स्टैट्स को बता रहे हैं। गैप इधर, जो बार डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम होता है, वो कभी गैप नहीं होता, उनमें सारी चीजें ऐसे होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हिस्टोग्राम और बार में, हिस्टोग्राम हमेशा चिपक के होंगे हर एक चीज बार, और डायग्राम, बार डायग्राम के अंदर गैप होगा दोनों के बीच में इक्वल। जितना गैप इधर है उतना गैप इधर होना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर गैप इधर है तो 1 सेंटीमीटर गैप इधर होना चाहिए। ठीक है, इसको गैप नहीं कहते सर, इनको ये तो एक ही वेरिएबल, दो ही वेरिएबल है जो एक ही 2018 की चीजों को बता रहे हैं। यहां समझ में आ गया, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि कब बार कब वो होगा। अब अगर मैं दिखा दूं तो आप मुझे बताओ, ये जो डायग्राम है, क्या इनके बीच में किसी बीच में गैप है? तो ये कौन सा डायग्राम होगा, हिस्टोग्राम। कौन सा होगा सर, ये हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के कुछ टाइप्स होंगे, वो टाइप्स मुझे आपको बताऊंगा, तो ये भी आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो आपको जो होमवर्क में करना है भाई, वो होमवर्क में ये करना है कि इस बार, सिर्फ इसी बार, पहले बार क्वेश्चन में यहां तक था, यहां तक भी कुछ था या नहीं था, बाकी यहां तक मैं आपको बता दूं, लास्ट हमारी जो बुक है, जिसके बाद पुरानी बुक आती थी, इससे पहले जो अभी आया कुछ चेंज कर दिए। अब चेंज आते रहते हैं, कुछ एड ऑन होता रहता है, जो चीजें पहले की वो डिलीट नहीं करते भाई। यहां पर लास्ट था 26 के बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं थे। इस बार ये क्वेश्चन नए एड ऑन हुए 26 के बाद, यहाँ पर 26 27 सारे क्वेश्चन ये नए एड ऑन हुए हैं इसी बार। दिसंबर वाले बच्चों के पास ये नहीं था, जून वाले बच्चों के लिए ऐड हुए हैं, अगले दिसंबर वाले में भी ये ऐड रहेंगे, वो डिलीट नहीं करेंगे इसको। अब जो रहेगा, अब जो जितने भी टाइम आएंगे उस सब में ये ऐड होता चले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखना जरा ध्यान से दोस्तों, यहाँ तक जो इसके सारे आंसर है वो आपको नहीं देखने। अब यहाँ के बाद जो एक्सरसाइज है ये भी नई ऐड ऑन हुई है, पहले नहीं थी, आप पेपर में देख लेना। अब जरा बात सुनो, आप ना, आपके पास होमवर्क में है पहला क्वेश्चन, आपके पास होमवर्क में है दूसरा क्वेश्चन, और आपके पास होमवर्क में है तीसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बनाना है, देख लो, ड्रॉ अ ब्लैंक टेबल शोइंग द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ब्लैंक टेबल बना दो। अब ब्लैंक टेबल कैसे बनाएंगे मैं आपकी क्लास में बता दूंगा, पहले खुद बनाना आपको। इधर कह रहा है देख, ड्रॉ अ सुटेबल टेबुलर फॉर्म, आपको टेबल बनानी है, टेबुलर फॉर्म। देखो ये क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म। आपको इनको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तीनों क्वेश्चन को। अगर पहला नहीं होता तो छोड़ देना, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिटेल नहीं दे रखी, अपने आप से भर देना, या तो करके आना, जैसे देखते हैं वैसे करके आओ, फिर मैं कराऊंगा जब। तो अभी आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन के अंदर है, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों में टेबुलर फॉर्म, मैंने टेबुलर फॉर्म आपको करा दिया है। ये होमवर्क में ये नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, क्या पता है पेपर में आ सकते हैं सर, नहीं हुए इसी
अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये इसके बाद ये जो चीज है वो 4th चैप्टर के अंदर है, अगले चैप्टर के अंदर है, 3rd और 4th के अंदर, वो बाद में सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, जो होमवर्क दिया है वो पूरा कंप्लीट करें, तब जाकर आगे क्लास में काम करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे दोस्तों, और अच्छे से पढ़े।